वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, सब ऑनलाइन आ गए। डॉक्टर जान मोहम्मद, आप मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ बता दें, अपना माइक ओपन कर लें प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मरीज़ हूँ और डॉक्टर जान मोहम्मद जो हैं वो इस टाइम कैंडिडेट हैं और वो हमारे लिए बड़े मुहतरम भी हैं। टाइम जो है वो नॉर्मली 7 से 8 मिनट होना चाहिए, लेकिन चूंकि जूम की क्लास है तो हम 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद डॉक्टर जान मोहम्मद जो है वो हिस्ट्री को स्टॉप करेगा, वरना मैं उनको बता दूंगा। और इसके बाद 2 या 3 मिनट उनको दे दिए जाएंगे। 3 मिनट के बाद वो हमें प्रेजेंट करेगा। एग्जामिनेशन का पार्ट इसमें नहीं है, वो हमें प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद जो है फिर वाइवा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर सादत है। और डॉक्टर एरम, अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज वो तस्वीर अपलोड कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 10:14 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर जान मोहम्मद है। आपका नाम? मेरा नाम सादत है डॉक्टर साहब। सादत साहब, मैं पिछले चंद सालों से शोबा अमराज दिल से मुंसलिक हूँ। मैं आपसे जी आपकी बीमारी के मतलब सवालात करूंगा और आपका मुआयना भी करूंगा। जी उम्मीद है कि आप तामील करेंगे। सादत जी साहब, जी। आपकी उम्र क्या है? डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 50 साल। सादत साहब, आप क्या काम करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं असल में घरों में काम करता हूँ। कौन सा काम काम की नौयत मैं क्या है? मैं कुकिंग करता हूँ घर में। सेठ साहब है हमारे तो उनके, हाँ, मैं कुकिंग करता हूँ, खाना पकाता हूँ। ठीक है। सादत साहब, आप शादीशुदा हैं? जी, शादीशुदा। अच्छा सादत साहब, आप सिगरेट, बीड़ी, पान, नाश नस्वार, गुटखा इस तरह की कोई चीज़ तो इस्तेमाल जी जी नहीं करते? जी जी, सिगरेट पीता हूँ। सादत साहब, आप कहाँ के रहायशी हैं? डॉक्टर साहब, कराची के। अच्छा सादत साहब, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ तो लायक नहीं है? शुगर तो है, ब्लड प्रेशर का मुझे नहीं पता। अच्छा सादत साहब, आप का दाखिला किस तारीख हुआ था? डॉक्टर साहब, मेरे तो तकरीबन 2 महीने हो गए। अच्छा, किस तरह दाखिला हुआ? ओपीडी के ज़रिए जहाँ पे लोग खड़े होते ओपीडी हैं, या इमरजेंसी के ज़रिए? के जरिए हुआ था डॉक्टर साहब। सादत साहब, किस तकलीफ से आपका आना हुआ? किल्स का क्या अ, मसला है? अ, डॉक्टर साहब, वो जिस्म पे दाने वगैरह जो हैं वो आ गए थे। जी डॉक्टर साहब, ये मेरे दाने। जो आपके उभरे हुए हैं या बैठे हुए हैं? डॉक्टर साहब, ये दाने तो कुछ उभरे हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं, मिक्स से हैं। आप देख लें, खुद देख लें, जिस तरह भी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये मसला था मेरा जिसकी वजह से मैं वो बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। जब से ठीक है, मेरा बेटा है आप ना डॉक्टर आप साहब, वो जब से मेरा बेटा अमेरिका से आया हुआ है, तब से ये बीमारी बढ़ गई है, वरना ये पहले इतनी नहीं थी। ठीक है, तो कब से बढ़ी है? इस दफ़ा जो आपका दाखिला हुआ है वो कब हुआ है? यानी आपका इस दफ़ा जो दिल का मर्ज़ है वो कब बढ़ा है? ये डॉक्टर साहब, ये दाखिल होने से तकरीबन कोई 1 महीना पहले जो है ये मसला बढ़ गया था। अच्छा सादत साहब, इसके अलावा दिल का कोई और मसला? डॉक्टर साहब, ये देखे ना, मेरे पैर पे जख्म भी बन रहे हैं, तो वो भी जो है ठीक नहीं हो रहा। ये भी एक मसला है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, ये चल नहीं पा रहा। ये दिखाएगा वो ज़ख्म? ये मेरे जो एड़ी है ना, ये राइट साइड का जो ये एड़ी, यहाँ पे जख्म बना हुआ है। ठीक है, ये कब से है? डॉक्टर साहब, इसको हो गए कोई 5 महीने तो हो गए। ठीक है, इसके अलावा दिल का कोई और मसला सादत साहब? डॉक्टर साहब, तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा, बस ये दाने हैं और ये है। अच्छा सादत साहब, आप कितना अर्सा पहले बिल्कुल ठीक थे? डॉक्टर साहब, मैं तो पहले तो मैं बहुत, मतलब ये है कि आप समझ लें कि 2-4 साल तो मैं पहले बिल्कुल ठीक था। ये 2 साल पहले जो ना, ये जो मेरा हाथ पाँव ये जो सुन्न होने लग गए, ये 2 साल पहले ही बीमारी शुरू हुई थी। और ये उससे पहले ये कुछ भी नहीं था, जिसम पे कुछ भी निशान नहीं था। अभी देखें, जख्म है। और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। कई डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवाइयाँ दी, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है, ये जो मेरे एड़ी पे जो जख्म बना हुआ है। ठीक है सादत साहब, तो शुरू में बीमारी क्या हुई थी? ये आपको दाने निकले थे या आपको हाथ पाँव सुन, कहाँ से शुरू हुई थी बीमारी?
डॉक्टर साहब मेरे तो हाथ पांव सुन्न हो गए थे, दाने तो अभी निकले हैं। अच्छा, हाथ पाँव सुन्न 2 साल पहले हुए थे? हाँ, 2 साल पहले हाथ पांव मेरे जैसा लगता था ना, हाथ पांव जिस तरह बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, वो इस तरह शुरू हुआ था 2 साल पहले। अच्छा, ये एकदम से हुए या आहिस्ता-आहिस्ता हुए? आहिस्ता आहिस्ता होते रहे डॉक्टर साहब। आहिस्ता। पहले हाथों में हुआ या पहले पाँव में हुआ? एक साथ ही शुरू हुआ था डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बताइए कि सुन्न होने से आपका क्या मतलब है? यानी हाथ में कोई चीज़ जैसे कोई काँटा चुभता है तो आपको महसूस होता है या आपको दर्द या ख़ारिश या जलन या डॉक्टर साहब मुझे ठंडी ठंड की अ, स्थिति पता लगती मुझे है जो है कि ना महसूस, जब यहाँ पे जख्म बनता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता जख्म बन गया। पैर से चप्पल भी निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता, धूप में जाता हूँ पता नहीं चलता, दर्द भी अच्छा, महसूस नहीं होता जी। अच्छा ठंडे और गर्म का भी पता बिल्कुल नहीं चलता? बिल्कुल पता नहीं चलता डॉक्टर साहब, मैंने बताया ना मैं धूप में चलता हूँ, पता नहीं चलता। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कभी हाथों-पाँव पे कोई छाले बने हों इस ज़ख्म डॉक्टर के साहब अलावा कभी कभी जिस कभी तरह कभी पूरे छाला बन हाथ जाता में है। जी जी, कभी कभी डॉक्टर साहब छाला बन जाता है। अच्छा वो छाला किस रंग का होता है? सफेद कलर का पानी उसमें होता है, फिर उसके बाद जख्म बन जाता है, फिर बहुत अच्छा अच्छी वो बात ठीक हो जाता है। नरम होता है या सख्त होता है? जी नरम होता है डॉक्टर साहब, छाला नरम होता है। अच्छा कितने दिनों में ठीक होता है? खुद ब खुद ठीक हो जाता है या आप कोई दवाई वगैरह लगाते हैं? डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल से ठीक होता है, महीने लग जाते हैं, दवाई वगैरह इस्तेमाल करता हूँ फिर कहीं जाके ठीक होता है। आपसे जब से ये मैंने छोटी छोटी गोलियां शुरू की है ना, तो तब से मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है कि चलो कुछ गुजारा हो रहा है, जब से मैं दाखिल हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा हाथ-पाँव के अलावा ये जो ओ आपको दाने निकले हैं, ये दाने इस दानों में आपको क्या तकलीफ़ होती है? ये पहले कैसे शुरू हुए थे? डॉक्टर साहब ये कमर से छोटे-से शुरू हुए करके हैं फिर। हाँ बस ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है ना कमर पे, ये शुरू ही कमर से हुए थे, और बस फिर पेट पे भी आए, हाथ पाँव पे भी आ गए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, चेहरे पे भी आ गए। अच्छा, इन दानों में आपको ये बैठे हुए थे या उभरे हुए थे या शुरू में किस तरह हुए थे? क्योंकि ये ये 2 पहले किस्म के दाने नज़र आ रहे हैं, तो आपको पहले जी जी पहले बैठे हुए थे, बाद में कुछ उभर गए, कुछ इसी तरह बैठे हुए हैं अभी भी। लेकिन अब से जब से मैंने आपको बताया ना 3 महीनों से बढ़ गए हैं। पहले ऐसे नहीं थे, पहले तो ये मतलब छोटे छोटे थे, इतनी थे, 3 महीने से बढ़ गए, फिर बहुत उसमें मसला हो रहा था, फिर मैं आ गया। अच्छा इनमें आपको कोई चीज़ महसूस होती है? जिस तरह आपने बताया कि हाथ-पाँव सुन्न होते हैं, कोई चीज़ महसूस नहीं होती, तो इनमें भी आपको कोई चीज़ महसूस होती है दानों में? इनमें तो मैंने कभी चेक नहीं किया डॉक्टर साहब। अच्छा। जिस्म के कौन से हिस्से हैं जिस पे ये दाने नहीं हैं? डॉक्टर साहब ये बगलों में नहीं है, सर में भी नहीं है। अच्छा, नीचे टाँगों के बीच में हैं? नहीं वहां पे भी नहीं है। अच्छा। अच्छा ये बताइए कि इन पे पसीना आता है आपको? दानों पसीना पे? तो नहीं आता। पसीना तो ये जब से 6 महीने से दाने शुरू हुए ना, तब से पसीना तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा, इन जो बाल थे वो यहाँ से झड़ना शुरू हो गए इनसे? बाल, हाँ बाल भी मुझे कम महसूस हो रहे हैं, पहले से बहुत कम हो गए। अच्छा। अच्छा, इन दानों के अलावा आप ये बताइए कि आपके कोई बालों में कोई किसी की तब्दीली जैसे आपने बताया कि यहाँ से तो बाल झड़ रहे हैं, तो क्या सर के और बाकी जिस्म के बाल भी झड़ रहे हैं? नहीं नहीं, सर के बाल नहीं झड़ रहे हैं, बस ये हाथों और पैरों के बाल थोड़े से कम हो गए। अच्छा, इसके अलावा भवें जो होते हैं, आईब्रो, सही है, वो वहाँ सही है। वाले बाल भी आपके झड़ गए हैं? सही है, बाकी जिस्म के बाल सारे सही है, बस ये हाथ और पैरों के जो है ना, ये बाजू वगैरह के बाल थोड़े कम हो गए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि इनसे नाखूनों में क्या तब्दीली आई है? नाखून ठीक है डॉक्टर साहब।
ठीक है। अच्छा, चेहरे में आपका क्या चेहरा कोई टेढ़ा या कोई लकवा तो नहीं हो गया चेहरे में? डॉक्टर साहब मुझे ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जिल्द थोड़ी सी मोटी हो रही है चेहरे की। डॉक्टर साहब, यू आपका टाइम खत्म हुआ, लेकिन मैं आपको मजीद 2 मिनट दे रहा हूँ। जी डॉक्टर ये साहब। रिपीट इसके अलावा और क्या इसकी और कोई जी। देखने में तकलीफ हो, आंखें लाल हो गई हो, या जैसे आंखों की कोई नहीं तकलीफ हो, नहीं, ऐसा या आंखों में कोई तकलीफ नहीं आंखें है। लाल हो गई हो, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहने में कोई तकलीफ हो गई हो, नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं नहीं है। है। नाक नाक भी सही है डॉक्टर साहब। आंखें बंद करने में कोई तकलीफ हो, या नहीं, नाक कोई की तकलीफ नहीं। आवाज बैठ है, नहीं, कुछ तकलीफ नहीं है, कोई अच्छा इस तकलीफ तरह नहीं के है। दाने कोई पेट भी बने हैं, सही है। या इस मुंह में अंदर छाले बने हुए हो, या जेल की कोई सख्त में नहीं, मुंह में तकलीफ? कोई चाली नहीं। जेल बस मोटी हो गई है, और ये आप नजर आ रही है आपको, जेल मोटी हो गई, हाथ पाँव की थोड़ी सी और महसूस नहीं हो रहा, और कोई साफ में तब्दीली नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि आपने कभी बताया उसका नाम आपको याद है क्या है? जी सॉरी, दोबारा पूछे। हेलो, तो आप चावल की जी तो, गोली ले रहे हैं, वो आप उसका नाम आपको याद है क्या है? जी जी, मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन छोटी छोटी चावल की गोलियां मैं ले रहा हूँ। ये 3 महीने से, जब से ठीक मैं है। दाखिल हुआ हूं ना, दाखिल हुआ 2 महीने से, तो मुझे डॉक्टर ने यहाँ पे शुरू किए। पहले मैं कुछ और दवाई ले रहा था, अच्छा, वो भी ले रहा हूँ, लेकिन ये भी ले रहा वो हूँ कौन? साथ में भी। जी। अच्छा, वो पहले वाली दवाई कौन सी ले रहे हैं? वो तो है, पता नहीं महीने में कोई दवाई है, कोई एक रोजाना वाली दवाई है। अच्छा, वो उसका नाम आपको याद है? नाम तो याद नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, वो किस वजह से आप ले रहे हैं? इसी मर्ज के लिए ले रहे हैं या किसी और मर्ज के लिए ले रहे हैं? ये डॉक्टर साहब यही मर्ज है जो मुझे लेना पड़ रहा है। अच्छा। अच्छा, उस दवाई के साथ जो है, जो पहले आप दवाई ले रहे हैं, उससे आपका कभी कोई पसीना या आपका पेशाब नारंगी रंग का तो नहीं आता, या पेट में दर्द हुआ हो, या इस तरह कोई तकलीफ? वो तो वो तो वो तो जब से मैंने दवाई शुरू की है ना, तब से ही आ रहा है। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ये सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और ये बताइए कि उसके साथ और कोई गोली? और कौन सी गोली है मुझे तो नहीं हेलो, पता, यही 3। जी जी, और तो कोई गोली कोई नहीं, एक यही गोली ले रहा हूँ जो और मैं आपको। नहीं? अच्छा, जो सफेद गोली ले रहे हैं उससे आप कोई मुज़र असरात तो नहीं हुए आपके जिस्म पे? जैसे मुझे ब्लड प्रेशर असरात बढ़ गया कैसे? हो, शुगर बढ़ गई हो, या इस तरह का कोई, शुगर शुगर तो मुझे जैसे पुराना आपको है, ब्लड लीवर में प्रेशर। तकलीफ हो गई हो, शुगर आपकी बढ़ शुगर तो पुराना है मुझे, वो तो अच्छा, खैर शुगर कंट्रोल बढ़ है। गई है इसकी? जी जी, मैं इंसुलिन ले रहा हूँ ना, वो इंसुलिन से वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता, वो तो वैसे भी कंट्रोल में नहीं रहता दवाई से। अलबत्ता ब्लड प्रेशर का मुझे नहीं पता। अच्छा, कभी इस तरह हुआ है कि आप ये गोलियाँ ले रहे हो और इसी के साथ जो है लेते हुए आपको बुखार हुआ हो, या एकदम से ये दाने उभर आए हों, इनमें पीप पड़ गई हो, नहीं नहीं, आँखों में दर्द, ऐसा जोड़ों में दर्द, इस नहीं तरह भी नहीं, नहीं है? ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो जब से मैंने ये गोलियां शुरू की ना चावल वाली, तो ये थोड़ा सा बेहतर हुआ है, वरना पहले तो जी, जी। बहुत इनमें दर्द हो रहा था, पहले तो दर्द हो रहा था, अभी थोड़ा सा बेहतर हो गया। अच्छा, ये गोलियाँ दिन में कितनी ले रहे हैं चावल वाली? ये डॉक्टर साहब मैं ले रहा हूँ, कोई 4 गोली सुबह ले रहा हूँ, और कोई 4 गोली 5 शाम को ले रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए वन कि मिनट मोर, इसके अलावा 1 मिनट आपकी मोर। और कोई जी। अच्छा, इस बीमारी का आपकी ज़िंदगी में कोई असर? बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे मालिक रोजाना गुस्सा करते हैं कि अच्छा, तुमने खाना सही नहीं पकाया। अच्छा, इसके अलावा और कोई आपको बीमारी रही हो, या आपको या आपके और खानदान में शुगर, ब्लड प्रेशर, दमे की? नहीं डॉक्टर साहब, बस खानदान में ब्लड प्रेशर शुगर है, और कुछ नहीं है। भूख सही लगती है आपको? भूख सही लगती है मुझे।
अच्छा, बाथरूम, बाथरूम भी सही है, पेशाब ठीक सही आ है। रहा है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब सही है, बस ये अच्छा, वो सिगरेट के इसका। अलावा, हाँ हाँ, सिगरेट के अलावा अच्छा, बस कभी कभी सिगरेट थोड़ा के पी अलावा लेता और हूँ। कोई हाँ हाँ थोड़ा सा पी लेता हूँ बस, वो क्या तो खैर पीते मैं हैं? मैं बस वो शराब पीता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा, और मज़ीद कोई तकलीफ? बस डॉक्टर साहब आपका टाइम खत्म हो गया और बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब आपको जी सर। 2 मिनट दे रहे थे, आप कंपाइल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। Yes, sir. Sir, thanks for command. My patient, Mr. Saadat, 50 years old, cook by occupation, married, smoker, resident of Karachi, known case of diabetes, admitted 2 months back through skin OPD with complaint of numbness, with complaint of multiple flares, hypopigmented, anesthetic lesions over the trunk since 5 months, as well as apart from this, non-healing ulcer on sole of right foot since 5 months. According to patient, he was in usual state of health 2 to 4 years back when initially feeling numbness in his hands and feet. Passage of time, any hot and cold sensation, neither pain sensation and nor any other sensation. Patient tells that when uh, there was uh, the sleepers used to slip away from his foot without any knowing of the patient. Apart from this, he also developed painless blisters over the hands and feet, from which the watery discharge used to come and they persist for longer time and they used to heal later. And it took months for these blisters to heal. Apart from this, patient tells that since 5 months he gradually developed hypopigmented flat lesions over the trunk in form of patches, macules and patches, which were gradually onset, started from trunk, later on progressed to other part of body. They were anesthetic and sparing the axilla, scalp, and the groins. The patient tells that he had loss of sweating in these lesions, as well as he had loss of hair, especially over the arms and hands, but no loss of hair from the scalp. He had no any जी nail changes, but जी जी। he says that along with this complaint, he had thickening of palms and soles. Patient is known case of the. Apart from this, the patient denies any eye complaint, any complaint regarding to the nose or other. He says that he is known case of diabetes and for which he is taking insulin and which is well controlled. And he has taken tablet prednisolone since 3 months, 4 tablets morning and 4 tablets in evening, with which his complaint is getting better. ओके। Also, 1 month back, he is also taking some monthly tablet, possibly rifampicin, with which the orange discoloration of his body fluids is occurring. There's no significant past or other history. The impact of disease is that the patient is severely depressed because of disease as ओके he is took, and he has to, ओके the ओके डॉक्टर owners साहब, are asking him to quit the. ठीक है ठीक है। ओके, Yes, sir. what are your differential diagnosis based upon this history and the examination, right? uh, just 1 minute for the examination, आप देख रहे हैं, you can see the patient back, right? तो आप इसकी examination की 2-3 findings बताएं, then we are going towards the differential. Please examination की finding बताएं picture पे जी। The picture of patient shows a middle-aged male of intermediate height and build, sitting comfortably over the couch,
On the back of patient, there are multiple discrete hypopigmented patches of variable size, and most of them are they are mostly oval, and they are more pronounced over the back of neck as well as upper trunk. Few larger lesions are also found on the lower back. ठीक है There are other ill-defined hypopigmented lesions ठीक है on ठीक the है इस back, पे which I can't इसी appreciate regarding ओके इसी एग्जामिनेशन पे बाद में दोबारा आएंगे just tell me on the basis of examination history and examination what are your differential diagnosis doctor sahab ji my differential diagnosis include leprosy, hypopigmented mycosis fungoides, and hypopigmented sarcoidosis. Okay. These are my differential, sir. Which type of leprosy are you expecting? The Leprosy, type of leprosy in this patient, most likely to me, this is case of lepromatous leprosy. Very good. ठीक है. Okay. Tell me कि patient came with lepromatous leprosy. आप ये सोच रहे हैं, ठीक है? What are the points in favor of lepromatous leprosy? Your first differential, जी. Presence of the multiple hypopigmented lesions which show somehow symmetry. They are anesthetic. Presence of the painless ulcers over the feet, and loss of history of tubes with which the patient is not knowing, loss of hair, loss of sweating. Points in favor. Your second differential is mycosis fungoides. So tell me what are the points in favor of mycosis fungoides in this patient? The points favoring are that mycosis fungoides can present with hypopigmented patches, and the age of patient is middle age. Okay. And what are the points against MF? Against points in MF that the lesions are anesthetic. Number one. Number two, there's a loss of hair, which is not seen in mycosis fungoides. Number three, there's a loss of sensation, which is not seen in mycosis fungoides. Number four, loss of silvering of juice, which is not seen in mycosis fungoides. Number five, formation of painless blisters over hand, which is not seen in mycosis fungoides. Number seven, the patient didn't state in history any year of fever, weight loss, lipidopathy, hepatosplenomegaly. Number eight, the presence of lesion is over upper side, and they are not over the gradient area. Okay, right. What are the points in favor of sarcoidosis? Because the patient is middle age, the patient is having the hypopigmented lesion, and there can be some sensory loss in sarcoidosis. Some. Okay. Okay. Anything against sarcoidosis? Yes, the patient didn't tell any history of the eye redness of eye or eye features. There was no history of the respiratory symptoms, and there was and such a extent of the anesthesia doesn't occur in sarcoidosis. Hair loss and sweating is again less likely in sarcoidosis. Okay. So tell me, what do you think a patient कह रहे हैं कि मैं I was taking delta cortical and do you think तो आपके ज़हन में क्या? What do you think? A patient of lepromatous leprosy is taking delta cortical. Why? Sir, reaction or maybe taking tablet for some other problem. What are the points you think that favors the reaction in this patient? History patients did not told such things. What
kind of thing you want to hear, which will favor the history? History of the fever, history of worsening of lesion, history of the lesions to become humid, the painful purulence, and also the history of the acute loss of the hand and foot functions because Okay, okay, doctor, tell me one thing. Can this patient be any? Okay, tell me. Do you think of can you think of any other differential diagnosis which can be possible in this patient? Anything else other than these three differentials, please? any other thing. I don't think. Can this be diabetes mellitus? It can be diabetes mellitus, but such extent the hypopigmented lesions are over the trunk, and with over the trunk presence of hypopigmented lesion. Do you think these? Do you think? Heterostatic lesions. Do you think these are hypopigmented or annular lesions or circular lesions? What do you think these are? Can this be a disseminated tinea with a patient with diabetes mellitus? Sir, if would have tinea, then there would have an history of itching in these lesions. The lesions would have Okay. been having vesiculated border, which is scaling. Maybe Not in patient this. देखिए patient can be using topical steroids जिसकी वजह से there is no itching. Did you ask about any topical steroid patient is using? No, कोई I didn't topical ask, but loss of sweating, although the patient if have used topical steroids, then loss of sweat okay. and this goes against tinea. And tinea will What not have such a long history. what point favors and against diabetes in this patient if it is my differential? The sensation would have glove stocking. Okay, In वो तो इसको diabetes. भी है, इस पेशेंट को भी ग्लव एंड स्टॉकिंग है. And Clinic- the neuropathy, Clinically, how will you find that this is diabetic neuropathy and this is lepromatous neuropathy? If there is only neuropathy, no skin lesion, clinically, how will you differentiate the difference? just one single common test is that I will go for deep tendon reflexes. They will be Very intact in good. they will be lost in diabetes and they will be intact in lepromatous leprosy. Very good. Anything in sensory that will favor anything in sensory disturbance that will favor the diabetes and lepromatous, any pattern Sir, in although gloves and glove stocking? stocking pattern is seen in both, but there the sensory loss in diabetes and leprosy differs. That in case of leprosy, the sensory loss is patchy, that it may be loss over the dorsum of palms, Very good. right, the distal Very good. is paired. This is not seen in this. Okay, okay, Doctor Sahab, if someone says that this is a patient of syringomyelia, so can this be patient of syringomyelia? What do you think? If the patient would have in case of syringomyelia, then the touch, although pain and temperature would have been lost, the touch would have been intact. This is one point. Okay. Or again, there is a loss of reflexes in syringomyelia, and nerves are not so to such extent palpable in syringomyelia. And syringomyelia usually affects upper and lower legs. This Okay, is over the right. trunk. Okay, okay, doctor, tell me, can this be due to alcohol? Patient is taking alcohol. Can it be alcohol से इसकी कोई हो सकती है? As in history, the patient is taking alcohol, but this there would have been cough tenderness and presence of normal nerves. This favors alcohol, and such loss of sensation would not have been over the lesions in alcohol. Okay, right. ठीक है. Okay, doctor, tell me, how will you proceed in this patient?
First, I will confirm my diagnosis by going through slit skin smear as well as skin biopsy. Okay. What's the diagnostic criteria of leprosy? And since the diagnostic criteria are two, one is absolute, other is relative. Relative criteria are three, that is presence of skin lesion that is favoring the leprosy, that is either hypopigmented patch or infiltrated plaques or nodules. Number two, the thickened and palpable and tender nerve. Number three, the sensory loss in vicinity of the nerve supply or over the skin lesion. And Okay. the other criteria is presence of AFP positivity on the skin smear. So the relative criteria three out of three should be present. आपका मतलब ये? No, sir. For हाँ. relative two, there should be two, and for absolute there be one. Okay, right. ठीक. Okay, now sir, tell me what is bacterial index? The bacterial index is a condition. Oh, sorry, it's a bacterial index is a technique in which we see the density of live as well as dead bacteria on a severe and average field and on Okay. island. Okay. Okay, tell me डॉक्टर साहब कि आप इस पेशेंट में स्मीयर अगर इफ यू हैव टू टेक द स्मीयर तो आप कहाँ से स्मीयर लेंगे, किस लीजन से कहाँ से स्मीयर लेंगे इस पेशेंट को? Sir, for smear, there are multiple, either from the skin lesions or from the earlobes. आप कहाँ से लेंगे? Earlobes are better, but I'm not sure about You will, how many smear will you take in this patient? कि आप how many sites से आप लीजन लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. from 6 sides usually. And Which 6 sites? Which 6 sites? Earlobes from Okay. the forehead, from the 2 chin, 3 the forearm, from 4 buttock, from front, and अच्छा skin lesion. ठीक, ये तो 7 हो गए, चलिए सही. Okay. Okay, doctor, tell me what is morphological index? Define what is a morphological index? It's same like bacterial index, but in this case, just density of live bacteria is seen. Okay. What is the characteristic of live? कि नजर कैसा आएगा? In live, they will be diffuse. They will be having cylinder or rod-shaped pink, while dead will look like granular and fragmented. Okay, ठीक है. Okay, doctor, tell me कि if this patient comes back to you on follow-up, तो आप smears कहाँ से लेंगे? What will be your sites of smears on the follow-up? I think again from same sides. Okay, ठीक है. Doctor, tell me bacteriological index, in how much time does it become zero? In case of tuberculoid, purely tuberculoid leprosy, How much time it becomes zero? जी डॉक्टर साहब. you are asking regarding जी tuberculoid. in case of tuberculoid, it becomes zero. How much time? Most of cases because there's bacillus. नहीं, मेरा सवाल ये है कि कितने टाइम पे जीरो हो जाता है, कितना वक्त लेता है? Time I wouldn't place. Sorry. Okay. अच्छा, morphological index, how much time does it take to become zero? Sorry, sir. Okay, tell me डॉक्टर साहब, what's the importance of morphological index? Why हमने इसको क्यों अलग-अलग किया हुआ है? Bacterial and bacteriological index and morphological. Importance क्या है morphological index?
The Bechtel index is telling us both live and dead. While Okay. this is seen just live, therefore it's showing the how much bacteria are active, and still those which have not been killed by the chemotherapy given. What's the importance? So what will you do if their bacterial morphological index is not decreased? तो आप क्या करेंगे? And either the patient is non-compliant or there's a drug resistance which is developed. Very good, very good, very good. Right. Okay. Okay, doctor, tell me कि if patient comes with Lucio leprosy, नाम सुने Lucio leprosy का? Ji sir. What will be your site of biopsy? From active age of Leon, Where is the active lesion? What is the active lesion of Lucio leprosy? sorry, the Leon already there will be diffuse infiltration of the skin. So from more Okay. infiltrated site, I will take. Okay, right. ठीक. Okay, doctor, tell me what staining do you use in biopsy, and what staining do you use in smear? Then Zn staining we use. In what? Biopsy H&E and as well as Zn staining used. While in smear we use Zn staining. Stainings are multiple like arbor-fusin, like नहीं, acetyl आप alcohol. आप दोनों में कि the same staining is used in biopsy and the same is used in smear. आप ये कहना चाह रहे हैं? हेलो, जी सर. बताएं ना, आप यही कहना चाह रहे हैं? I think so. ओके ओके, टेल मी, आपने जीन लेंसर का भी आपने नाम लिया. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड जेन एंड जीन लेंसर एंड मॉडिफाइड जीन लेंसर? फर्क क्या है? Modified zine is fight stain, I think, that is used for the less acid pass, that's Mycobacterium leprae, and that can be used for others also, the including Mycobacterium tuberculosis and other. Are you sure about it? I'm guessing, sir. Okay, what other test will you do in this patient? Any other test you want to do? Sir, apart from this, there are some tests which are done in doubtful cases, in which ultrasound of nerve biopsy, swimming test, sweating test, and there are some tests which are done rare, which are the PCR. Okay, nerve biopsy you said. आपने कहा कि you will take the nerve biopsy. कहाँ से लेंगे डॉक्टर साहब nerve biopsy? In upper limbs, it's taken from radial nerve, and in lower legs, it's lateral nerve as well as transverse nerve. At the If end you, of the doctor, if you have all the options, तो आप कहाँ से लेंगे? If you have all the options. pseudo nerve will be paired more. Okay. What is the medium of medium क्या use करेंगे for this nerve biopsy? Sorry, sir. Okay, will you take the nerve biopsy in this patient? Do you think it is important or not? No, sir. It's not Okay. important in this case. Therefore, I said it's done in doubtful cases. In अच्छा डॉक्टर, tell me. Okay, tell me. What do you think? आपका case is this multibacillary or it is a passibacillary case? for this, I need further examination of patient and. Nee, when you label something as any patient that he is multibacillary, how do you label? What kind of examination will you do to label him as multibacillary or passibacillary? First, by counting of Leon, then if they are less than 5, that is passing. You have already counted. You have already counted. There are more than 50 lesions. Yes, sir. Then after this, the smear will decide. If it is negative, then this is passing. Okay. If it is positive, then it is If I don't have the facility of smear, so can I label him as a multibacillary or passibacillary, or I will have to wait for smear? Smear is more reliable.
because even with number of lesions, smear may go into वो ठीक है, hospital. that's okay. But if I don't have the facility of smear, so can I decide on clinical basis कि this is multibacillary, this is paucibacillary? Yes, there are some clinical differences between tuberculite and leprobatus. Okay. Okay, tell me what are the persisters? Persisters क्या होते हैं? These are those bacteria which persist despite irrespective of any type of treatment. Okay. Right. Okay, doctor. So you think that there is no need of nerve biopsy in this patient? Can you please tell me the causes of enlarged nerve? What are the causes of enlarged nerve? These causes include hereditary sensory neuropathy, interstitial polyneuritis, Charcot-Marie-Tooth disease, and Revson's. What is the sarcoma. most common nerve? Doctor, what is the most common nerve that is damaged in leprosy? Posterior tibial. Posterior tibia. Are you sure about that? That is first. Otherwise, Okay, doctor, tell me कि patient claw hand का आपने नाम सुना है? Claw hand. yes, sir. What's the difference between claw hand and ape hand? Ape hand is a deformity that is due to median nerve, and killer hand is due to ulnar nerve. In ape hand, there is the loss of abduction of tongue, as well as there is the flexation Right, of ठीक है. metacarpophyllary. Yes. Metacarpophyllary Okay. joint. Yes, sir. ओके डॉक्टर टेल मी कि आपने पेशेंट से आइज का पूछा था आइज की कोई लेप्रेसी में आइज की क्या इफेक्ट होता है Yes, sir. I asked the patient denied. Okay, tell me how can the leprosy eyes can be affected कैसे कैसे eyes को it can affect the eyes By damage to the facial nerve, by damage to trigeminal nerve, and Okay. by getting infiltrated, and as well as during reactions. Okay, so you said कि facial nerve को भी वो कर सकता है right Okay, tell me डॉक्टर साहब कि how will you differentiate कि this is the facial nerve palsy of leprosy or this is the Bell's palsy how can leprosy and Bell's palsy Is a conundrum both term and long term. While Bell's palsy is specifically far longer. ओके ठीक है राइट डॉक्टर साहब के आईज पे आपने कहा कि इट कैन देयर इज बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन इन ऑल दीज राइट सो टेल मी व्हाट हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन आयराइटिस एंड conjunctivitis of leprosy So, yes, so in case of there's essence of in case of conjunctivitis, the history of pain, photophobia, and blurring of vision will be absent. That will be present in iridocyclitis. In case of conjunctivitis, the redness of eye is too much intense. While in iridocyclitis, it's mild. In conjunctivitis, it's peripheral. In iridocyclitis, it's okay central. ठीक है okay doctor sahab, right you are right okay tell me doctor sahab, you said कि the leprosy can affect the nerves and by bacterial infiltration और कैसे what other ways the leprosy can affect the eyes any other way During reactions, as well as in anterior chamber when there is the involvement in glaucoma and cataract can occur. Okay, doctor, tell me. And even the treatment of leprosy can affect the nerve, like arthrosclerosis. They will cause glaucoma and cataract. Eyebrows को affect करती है eyebrows को? Yes, sir. What's the difference between ciliary and supraciliary metarosis? I don't know. Okay, tell me, leprosy में कितने types के reactions होते हैं? Sir, there are 3 types of reactions: type 1, type 2, and Luso reaction. Do you think the patient is in reaction right now? If the patient would have been I don't think so. Why don't you think so?
patient is taking delta-cartil. आप क्या सोच रहे हैं? Why is patient taking delta-cartil in leprosy? Yes, I have, sir, already told you that this could be one thing that patient is taking delta-cartil, but at present the history of the patient is not bearing that. Might be the patient breached an air suicide after taking delta-cartil. So just now I will not label the patient as reactive. अच्छा टेल मी, चले सही है, ठीक है, आपने हिस्ट्री एक्चुअली थोड़ी ज्यादा नहीं एलोबरेट की थी, इस पे बाद में आते हैं। मुझे बताएं कि क्लिनिकली अगर पेशेंट कम्स टू यू विद लेप्रोमेटस लेप्रोसी, आपने जैसे कहा कि दिस इज लेप्रोमेटस लेप्रोसी, एंड अनदर पेशेंट कम्स विद ईएनएल, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ईएनएल एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी क्लिनिकली? Sir, you are asking about ENL and lepromatous leprosy. Clinically difference, जी. Yes, sir. In case of ENL, the affected site is face, while in lepromatous leprosy, this can be other sites. It can occur on other sites. In case of ENL, there is a pain. In case of lepromatous leprosy, the pain would not be there until and unless the patient doesn't develop the access. Third, in case of ENL, there is a suppuration and all these. This is not seen in case of lepromatous leprosy. Unless Oh, the condition of any clinical test जो आप कर सकते हैं which can help you identify this is ENL and this is not lepromatous leprosy. आप माइक थोड़ा सही कर ले, वो हिल रहा है आपका माइक, ठीक है ना, माइक थोड़ा सा फिक्स कर ले, और मुझे बताएं कि हाँ क्लिनिकल कौन सा टेस्ट है या प्रोसीजर है या मनूर है which will help you differentiate between lepromatous leprosy lesions and ENL. that the lepromatous lesions will be on touching, they will not be so hard, they will not be tender, and I think diascopy can tell something. You think okay. Anything कि आप पेशेंट को बताएं कि चले आप 2-4 दिन बाद आ जाएं and then again you can see something. डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब इस लीजन को क्या कहते हैं जो ये नेक के ऊपर बिल्कुल ऊपर है, बालों के साथ टच हो रहा है, इस लीजन को क्या कहते हैं? Sir, this lesion dimorphic. Dimorphic. What do you mean by dimorphic? That is the lesion is having two types of morphology. डॉक्टर साहब आपका माइक कोई मसला हो रहा है, कोई उसमें आप बगैर माइक की बात करें शायद सही हो जाए, बगैर माइक की बात करें शायद सही हो जाए। जी जी सर, अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है जी। थोड़ा करीब आ जाए, मोबाइल के मुंह करीब आ जाए, मोबाइल के करीब आ जाए जी। Okay. Okay, have you heard the word inverted SAS? Inverted saucer का नाम सुना है? अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि what's the difference between लेप्रोमेटस लेप्रोसी, द प्राइमरी और सेकेंडरी लेप्रोमेटस लेप्रोसी में आप कैसे क्लिनिकली डिफरेंशिएट करेंगे? I don't. Sorry. ओके, तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर पेशेंट का राइट इंफीरियर ऑब्लिक नर्व जो है डैमेज हो जाए तो आई का मूवमेंट किस तरफ होगा? That will be a part. नहीं, ABCD देख लेना, मुझे बताएं। That will be towards C. ओके, चलिए इसको देख लेना, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वाइवा, और आपको यू शुड नो द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द फेस एनाटॉमी एंड इसकी जो नर्व सप्लाई एनीथिंग, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब हैव यू हर्ड द नेम ऑफ डिसोशिएटेड एनेस्थीसिया? Yes, sir. What is dissociated anesthesia? That some senses are lost while others are intact. Okay. What's the mechanism of blister formation in लेप्रोमेटस लेप्रोसी में blister कैसे बनते हैं डॉक्टर साहब?
because in lepromatous leprosy, there's anesthesia of the skin. Therefore, whenever the trauma will occur, patient will not feel, and that trauma will damage the. What is the other mechanism? What is the other mechanism for other than this? अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब टेल मी हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट ये पेशेंट आपके पास आ गया है हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट Sir, I will start with WHO regimen, that is Dexone 100 milligram monthly or daily, Okay. and rifampicin 600 milligram monthly, and clofazimine 50 milligram daily, while 300 milligram monthly for 1 year. For 1 year. Yes, sir. You are treating multibacillary या passibacillary? Multibacillary. अच्छा हेलो जी जी अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि रिफॉर्मपिसिन आपने स्टार्ट किए ठीक है तो आप पेशेंट को क्या काउंसिल करेंगे स्टार्ट करने से पहले व्हाट हाउ विल यू काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग रिफॉर्मपिसिन Yes, sir. Sir, I will counsel the patient that people will tell you okay, this is TB drug, but this can be used in other places also. With this drug, you will have dissolution of your tears, your urine, and feces. Okay. However, this will not harm. There is no harm, but if you Okay, are ठीक using है this ठीक है डॉक्टर साहब ओके टेल मी डॉक्टर साहब व्हेन डू यू स्टॉप रिफॉर्मपिसिन गाइडलाइंस व्हाट आर द गाइडलाइंस आपको कब स्टॉप करनी पड़ती है if patient develops hepatitis or when patient is resistant to this. पेशेंट को अगर आगे एलएफटीज आर रेज्ड तो आप क्या उसको वो करेंगे डिस्कनेक्ट वो करेंगे स्टॉप करेंगे And if they are mildly, then this doesn't apply. But आपने जो ड्रग स्टार्ट कर लिए ठीक है अभी आगे चलते हैं तो यू हैव काउंसिल्ड द पेशेंट देन आई आस्क कि आपने व्हेन विल यू स्टॉप द रिफॉर्मपिसिन यू सेड कि जब इसको हेपेटाइटिस हो जाए सो व्हाट इज द रेंज ऑफ हेपेटाइटिस आप इज देयर एनी रेंज गाइडलाइन है या बस जस्ट यू सी के दिस इज हेपेटाइटिस एंड यू स्टॉप कोई लेफ्टी 2 to 3 times upper limit of normal. Okay, then you will stop the normal कौन सी चीज ALTs. Okay, right. Okay, tell me कि rifampicin जो है do you think this is a bactericidal or bacteriostatic drug? This is bactericidal. Rifampicin is bactericidal. Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. What are the bacteriostatic drugs? That is Dexone and clofazimine. Both are weakly bactericidal. Very good. ठीक है. Okay, tell me you have started Dapsone. तो आप मुझे बताएं कि if you have to stop the Dapsone due to some contraindication, then what will you do? Next drug आपका क्या होगा? Then I will in case of passibacillary that will be continue as usual. While in case of multi, we will clofazimine will be. Right now you are giving 3 drugs and this is multibacillary. So talk about this patient. What will you have to stop the Dapsone? आपका अगला step क्या है? Then in this place the clofazimine will be given. I think so. Clofazimine, clofazimine is also already giving. You are giving it. Sorry, sir. Okay, ठीक है. Okay, tell me patient is on these multibacillary MDT drug, right? And patient comes और वो कह रहे हैं भी मुझे तो पेट में शदीद दर्द हो रहा है. आपके एग्जाम में क्या आएगा? I think for 2 things. Number 1, clofazimine. Okay. That's associated with clofazimine induced acute abdominal lymphadenitis or pancreatitis or abdomen. ठीक है. Or rifampicin induced abdominal pain. Or Okay. if taking corticosteroids, he may be having a gastritis or peptic ulcer worsening. Right. Because Very good. And alcohol.
if he is an clofazamine, तो आपके ज़हन में क्या आएगा? सॉरी दोबारा बताएं, clofazamine. Sir, because clofazamine जो है, the patient may present with acute abdomen due to mesenteric lymphadenitis. Okay, As it right. is Mesenteric ischemia, right. Okay. Okay, tell me patient is on MDT and he develops ENL. What will you do now? in this case, then there are general mass and specific mass. In general mass, state raised sedation, tranquilizers, and NSAIDs. While in The specific drug, please. Sir, I will give prednisolone in dose of 0.5 to 1 mg per kilogram per day for 3 Okay. months. Other choice is thalidomide 400 milligram per day. Other choice is clofazamine that will give in Patient को आपने thalidomide दिया. yes, वो patient came on follow-up. What will you check? especially for the neuropathy. Sensory or motor? Sensory. No, you have to check both. What single test will tell you that you check both sensory and motor with a single test? Nerve conduction studies, NCS. No, clinical test. Okay, forget about it. You have started the multi-drug therapy to the patient. Okay, the patient has healed, everything is okay. But the patient comes with relapse. And in the relapse, he comes with paucibacillary. What will you do right now? These drugs will be given. You will get the same drugs? I'm not so confirm about. Okay, right, ठीक है. ओके डॉक्टर साहब टेल मी के पेशेंट है, ये पेशेंट आपके पास आया था, ये एनेस्थीसिया के साथ आया था. कैन यू ग्रेड द एनेस्थीसिया डिसेबिलिटी? ग्रेडिंग आती है आपको? Sorry, I have forgotten. ओके टेल मी डॉक्टर साहब, टेल मी what are the endemic areas in पाकिस्तान जहाँ पे लेप्रोसी जो है एंडेमिक है? In case of the Sindh, it's endemic in Dadu and other in Karachi, Kati Pahari, and in case of the northwest frontier, the Malakand, and in case of Balochistan, Sibi, Pasni. ओके चलो ठीक है डॉक्टर साहब, लेट्स कम टुवर्ड्स काउंसलिंग. ठीक है, आप पेशेंट को काउंसिल करें, मैं पेशेंट हूँ और आप काउंसिल करें. ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये बीमारी कब ठीक हो जाएगी? ये बीमारी एक से दूसरे को लगती है तो ये मतलब कब ये बीमारी जो है लगना बंद हो जाएगी या लगेगी हमेशा से? क्योंकि घर में तो मेरे बच्चे भी हैं और बीवी भी है, बहनें भी हैं, तो ये बीमारी लगेगी उनको? Sir, should I follow the? Should I go straight towards answer? I should follow. नहीं, मैं आई एम ए पेशेंट, आप मुझे काउंसिल करें. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ये बीमारी घर में किसी और को लग सकती है? ये बीमारी जो है ज्यादातर this can be transmitted from the nasal secretions but not. आप मुझे उर्दू में बताइए डॉक्टर साहब, मुझे अंग्रेजी नहीं है, मैं मरीज हूँ, मुझे उर्दू में बताइएगा. ये जो बीमारी है ये उन मरीजों के जिनका इलाज नहीं हुआ, उनकी नाक की छींटों से ये बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल होती है, लेकिन वो भी इतनी मुतअद्दी नहीं, यानी एक से दूसरे में लगी नहीं जैसे टीबी होती है. और सारे मरीज भी इस तरह नहीं होते कि उनकी सिक्रेशन आए और लग जाए तो ये हो तो, और जब इलाज हो जाता है तो आगे चल के ये चीजें जो है खत्म हो जाती है. कितने इलाज डॉक्टर साहब ये भी मैंने तो इलाज शुरू किया हुआ है, तो अब ये बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे इतना बताएं बस. Since how long the patient is taking treatment? 3 महीनों से डॉक्टर साहब, 3 महीनों से मैं दवाई ले रहा हूँ. Yes sir. In case of mid borderline. आप मुझे उर्दू में बताएं, उर्दू में मरीज हूँ डॉक्टर साहब, उर्दू में बताएं. 3 महीनों से दवाई ले रहा हूँ, क्या बीमारी लगेगी आगे कि नहीं लगेगी? उमूमन जो पहला डोज दिया जाता है रिफाम्पिसिन का, उसके 2 हफ्ते के बाद जो है ये बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल होने में इसके जो एक बात डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि ये बीमारी जब मुझे लगी थी तो मैं उस टाइम भाई से भी मेरी मुलाकात हुई थी,
तो उसको लग सकती है, क्योंकि उस टाइम मैंने इलाज शुरू नहीं किया था, तो उस टाइम कोई चांस, कितना चांस होगा कि उसको बीमारी लग जाएगी? कि आपका भाई आपके साथ कितना अरसा रहा? यानी आप वो तक बीमार कितना अरसा रही और कितना हम तो अरसा भाई आपके साथ? हम तो साथ में होते हैं, अक्सर कमरे में एक साथ खाना खाते हैं। तो इससे चांसेस हैं कि आपके भाई की तरफ ये मुंतकिल डॉक्टर हो। साहब कितना चांस है, मुझे थोड़ा सा बताएं, ताकि मैं, घर में सब परेशान है कि उसको लगी ना हो, तो ये कितना चांस है, थोड़ा सा बताएं। चांसेस है 100% चांस है या कोई 50% है? 100% इज नॉट, बट लेस देन पचास 100। फीसद 50% चांस है कि वो मुलाकात हुई है उससे, तो ये बीमारी उसको लग जाएगी। आई थिंक अच्छा, ये तो 50% तो बहुत ज्यादा, उसको तो लगी होगी। नहीं, अच्छा मुझे, इवन लेस देन दिस। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये मेरे पैर पे जख्म है, तो इसका क्या करूंगा, आप मुझे बताएं। ये तो जख्म ठीक नहीं हो रहा, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, ठीक हो जाए। ठीक है, आपका जो पाँव पे जख्म है, इस पाँव के लिए हम आपको एहतियाती और इलाज वाली तदबीर आपको बता रहे हैं। इलाज ये है कि ये जो आपका पाँव का जख्म ठीक नहीं हो रहा, इसको आप रोजाना साफ रखें। ठीक है। इसके ऊपर साफ पट्टी या साफ कपड़ा लगाएं और इसके ऊपर डॉक्टर के मशवरे के बाद खाने और लगाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अगर 6 हफ्ते के बाद आपका ज़ख्म ठीक नहीं होता या पीप रसती रहती है या आपको बुखार रहता है, तो उसी सूरत में जज़ाम के जो भी मराकज़ बने हुए हैं, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ और इसका मज़ीद इलाज होगा। और इसके लिए आपको एहतियाती तदाबीर ये है कि पाँव के लिए आप अपने पाँव की इस तरह के हिफाज़त करें जिस तरह आप अपने चेहरे की करती हैं। रोज़ाना शाम को आपको अपने पाँव का मुआयना करना है आईने से। ठीक। आपको सही नंगे है। पाँव नहीं चलना। आपको ज़्यादा देर खड़ा होना, ज़्यादा चलना या तेज़ रफ़्तारी या दौड़ने से गुरेज़ करें। कोशिश ठीक। करें कि हल्के-हल्के कदम लेकर चलें और साथ अच्छा। ही पाँव अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो मेरे हाथ जो ये सुन हो गए हैं, तो क्या ये वापस से सही हो जाएंगे? देखिए, इलाज से जो है हाथ-पाँव ये इस इसका इस चीज़ पे मुनहसर है कि आपकी जो तंती निज़ाम है या आपके जो अअसाब हैं, अगर वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुके हैं, तो फिर उनका आना बहुत मुश्किल है। ठीक है। सही है। ठीक है। मुझे डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मैं जो अभी अपनी जो मेरी नौकरी है, मैं इसको जारी रखूं, या आप क्या समझते हैं कि मैं इसको तब्दील मैं करूं? ये मशवरा दूँगा कि आप क्योंकि आपके हाथों को कोई चीज़ महसूस सुन है, तो खाना पकाने के दौरान आपका ज़्यादा जो है वो आग की तरफ बहुत ज़्यादा आप के असरात पड़ सकते हैं। तो ठीक है। बेहतर ये है कि आप अपना ये तब्दील कर लें। अगर तब्दील नहीं कर सकते, मजबूरी है, तो आप अपने हाथों पे दस्ताने पहनें। आप जो बर्तन हैं उनको इस तरह करवा लें ताकि उनसे गर्मी आपकी तरफ ना आए। और आग में के करीब ज़्यादा, अब जो सर्दी है तो आप ज़्यादा आग के करीब ना जाएँ। ओके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे आखिरी 2-3 सवाल आपसे पूछता हूँ। मुझे बताएं कि अगर अ, फीमेल पेशेंट है, ठीक है, और उसको मैं अगर फीमेल पेशेंट हूँ और मुझे लेप्रोसी है, तो मैं आपसे प्रेगनेंसी के हवाले से, प्रेगनेंसी क्या, कैन आई प्रोसीड विद प्रेगनेंसी इन लेप्रोसी एंड ऑल दीज ड्रग्स? yes, it can be proceeded, but with continuation of these drugs, in अच्छा order आप, to decrease the chances. ओके, आप कहते हैं कि मतलब मैं जो एमडीटी ले रहा हूँ, आई कैन कंसीव विद दीज ड्रग्स, राइट? ठीक है। Yes, sir. अच्छा अगर मुझे ईएनएल हो जाए प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो क्या कोई एनीथिंग, कोई प्रिकॉशन वगैरह, या मैं ले लूँ जो दवाई आपने बताई थी? ईएनएल के दौरान आप जो दवाई है उसमें थैलेडोमाइड नामी दवाई आपको बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि इससे आपके बच्चे पे असरात होंगे। जैसे कि उनके बाजू के बनने के जो है वो खराब होंगे या बिल्कुल नहीं बनेंगे। मेडिकल टर्म क्या है उनका, डॉक्टर साहब? वेरी गुड, मेडिकल टर्म क्या है? टीकोमेलिया। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका वाइवा खत्म होने से आखिरी एक सवाल पूछता हूँ, और आपका वाइवा उसके बाद मुझे ये बताएं कि पेशेंट लेप्रेसी और टीबी दोनों है, तो आपका क्या रेजिमेंट होगा ड्रग्स का? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, बोथ?
regimen will continue as usual. Rifampicin को exclude करना पड़ेगा क्योंकि इससे जो है वो toxicity हो जाएगी rifampicin की, क्योंकि already TB में rifampicin है। तो आपका क्या ड्रग होगा बताएं थोड़ा सा स्टार्ट से। यानी रिफाम्पिसिन जो 600 मिलीग्राम मंथली ले रहा था, in case of WHO regimen, this will be excluded. In case of US regimen that was given in Delhi, तो ये भी exclude होगी। बाद में जब टीबी खत्म होगी तो फिर शुरू होगी। ओके चलिए ठीक है, अभी ये आपका हो गया वाइवा, खत्म हो गया। इसको इसके जो क्वेश्चंस है वो कल हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। और बाकी आपका तो वाइवा अच्छा था, उसमें कोई शक नहीं है। बस हिस्ट्री में आपने थोड़ा सा हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने हिसाब से घर में बैठे बैठे भी इसको आप वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपनी हिस्ट्री के नोट्स जो है वॉइस नोट्स बनाएं, हर लेप्रेसी का जो भी लॉन्ग केस है, और वो अपने वॉइस को आप सुनते जाए। जब आप सफर में हो, जब आपको बेकार टाइम हो, जहाँ कुछ नहीं करना होता, वॉक कर रहे हैं, तो आप अपनी हिस्ट्री सुने, तो आपकी चीजें स्ट्रांग होती जाएंगी। क्वेश्चन जो है ना वो आपके उसमें काफी क्वेश्चंस आपने मतलब हिस्ट्री आपकी काफी डेफिशिएंट थी कि अभी देखिए पेशेंट जो था ये बेसिकली, डॉक्टर एरम आप तस्वीर दोबारा से लगाइए डॉक्टर एरम। देखिए देखिए अब ये पेशेंट जो है ना वो बता रहा है कि मेरे पुराने जख्म जो है वो भर गए, ठीक है, बड़े हो गए, पहले इतने नहीं थे। तो वो कब से थे ये आपने नहीं पूछा। हालांकि हिस्ट्री ये थी कि उसको ये जो निशान थे ना, इस पेशेंट को पहले जो है नमनेस स्टार्ट हुई, 2 साल पहले इसको नमनेस स्टार्ट हुई, और नमनेस के बाद उसको चलता रहा और 6 महीने पे इसको इस तरह की लीजन आ गए, वो पूरी जिस्म पे हो गए, ठीक है। और 6 महीने के बाद जब उसने ये दवाई स्टार्ट कर ली, 6 महीने से लीजन शुरू हो गए, 3 महीने पहले उसने दवाइयां स्टार्ट कर ली, और दवाइयां के 1 महीने बाद ये लीजन उसके बढ़ गए, ठीक है ना। तो अब ऐसी कोई चीज जिसमें इस तरह की लीजन पे हो, और लीजन से पहले उसको इस तरह की एक जनरलाइज या ग्लोवन स्टॉकिंग टाइप की इस तरह की उसकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो, तो वो किस चीज में फिट होगा। और अभी वो कह रहा है कि मैं डेल्टा कॉर्टिल ले रहा हूं, ठीक है ना। जब वो कह रहा है मैं ले रहा हूं, तो फिर आपने इसको फिट करना है, रिएक्शन में फिट करना है, ठीक है। आपकी बात सही थी कि लेप्रोमेटस लेप्रेसी है, बिल्कुल सही है। देखिए ये पेशेंट लेप्रोमेटस लेप्रेसी में भी हो सकता है, अलॉन्ग विद दैट ये बॉर्डरलाइन में भी हो सकता है। एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, देखिए लेप्रोमेटस लेप्रेसी एक पोल है, ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी दूसरा पोल है। लेप्रोमेटस लेप्रेसी में 2 किस्म के हैं, एक वो लेप्रोमेटस प्राइमरी लेप्रोमेटस, सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब ये है कि जब मरीज को बीमारी लग गई थी तो उसका रेजिस्टेंस इतना कम था, ड्रग का जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो बेसिकली बैक्टीरिया तो वही होती है, ये बैक्टीरिया तो वही है, लेकिन ये कुछ अगर एक बैक्टीरिया आ गया, वो एक इंसान में उसको बीमारी लग गई, तो एक इंसान में वो उसको ट्यूबरकुलेट करेगी, वही बैक्टीरिया आपने उसको उठा के दूसरे में फेंक दिया तो दूसरे में वो लेप्रोमेटस करेगी, वही उठा के आपने तीसरे में फेंक दिया और वहां पे उसको ये बॉर्डरलाइन करेगी। तो आखिर ऐसी कौन सी चीजें कि ये मुख्तलिफ शक्ल में आती है, ये इंसान की अपनी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस या उसको क्या कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। अब उसकी इंसान की इम्यूनिटी अगर कमजोर होगी तो वो बैक्टीरिया उस शक्ल में बीमारी आएगी, ठीक है। अब लेप्रोमेटस लेप्रेसी में प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क ये है कि डे 1 पे जिसको बीमारी हो गई, अगर वो लेप्रोमेटस लेप्रेसी के लीजन्स थे जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी टाइप के बहुत मल्टीपल लीजन्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बायलेटरली होते हैं, सैकड़ों के हिसाब से होते हैं, तो अगर डे 1 पे बीमारी के भी तो एक डे 1 होगा ना, तो डे 1 पे अगर ऐसी चीजें स्टार्ट में ऐसी चीजें शुरू हो गई, उसका कंप्लेंट यही है, तो वो होगा प्राइमरी लेप्रोमेटस लेप्रेसी का प्राइमरी पोल हो गया। और प्राइमरी पोल जो है वो उधर ही रहेगा, वो आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा। ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, वो ना बीच में आएगा, बॉर्डरलाइन में भी नहीं आएगा, ट्यूबरकुलेट की तरफ भी कहीं भी नहीं जाएगा, वो उधर ही रहेगा। जब तक मरीज जिंदा रहेगा या तो ठीक हो जाएगा या उधर ही रहेगा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी। सेकेंडरी लेप्रेसी का मतलब यह है जो सेकेंडरी पोल है, लेप्रोमेटस लेप्रेसी का जो सेकेंडरी पोल है, उसका मतलब यह है कि वो एग्जैक्टली वही चीज होती है जो प्राइमरी, लेकिन वो उसका डे 1 जो था ना वो बॉर्डरलाइन पे कहीं पे था। इनिशियली पेशेंट को या बॉर्डरलाइन पे कोई लीजन, बॉर्डरलाइन का लीजन तो आपको पता है कि वो होता है एनेलर होता है, ठीक है ना। तो ये बॉर्डरलाइन की लीजन जो आपको नजर आ रहे हैं, तो वो लीजन जो था वो पहले दिन पे,
एन्यूलर था, बाद में वो डाउनग्रेड हो के लेप्रोमेटस में चला गया, ठीक है ना। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क ये है कि जो सेकेंडरी लेप्रोमेटस लेप्रेसी है वो मतलब उसको कहते हैं खानदानी नहीं है, वो लेप्रोमेटस लेप्रेसी तो है, बहुत सारे लीजन्स हैं एग्जैक्टली प्राइमरी की तरह है, लेकिन वो आई कहां से, वो वहां बॉर्डरलाइन की तरफ से आई है, ठीक है, डाउनग्रेड हो के आई है। तो ऐसे में मैंने आपसे सवाल पूछा, बाकी क्वेश्चन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन सवाल था कि ये प्राइमरी लेप्रोमेटस लेप्रेसी और सेकेंडरी में फर्क कैसे होगा। तो जो प्राइमरी लेप्रोमेटस लेप्रेसी वो खानदानी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, खानदानी से मुराद ये है कि उसमें कोई और लीजन नहीं है, बिल्कुल प्योर अपनी लीजन है जो लेप्रोमेटस। जो सेकेंडरी लेप्रोमेटस लेप्रेसी है वो आई है बॉर्डरलाइन के थ्रू से। तो जो बॉर्डरलाइन के थ्रू से आई है तो उसमें बॉर्डरलाइन का लीजन जरूर होगा। बॉर्डरलाइन का लीजन कौन सा है, एन्यूलर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला पेशेंट है, इसको मैं कहूं कि बॉर्डरलाइन में बहुत सारे हैं। बॉर्डरलाइन में आपका बॉर्डरलाइन बीच वाला, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड और बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी। ये ट्यूबरकुलाइड और लेप्रेसी का जो कंफ्यूजन है ना, ये बेसिकली दो तीन चीजों पे आप मेन फोकस करें। नंबर ऑफ लीजन्स, वो किस तरफ जा रहा है, और फिर लीजन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मेन आपको नंबर ऑफ लीजन पे वो करना है। ट्यूबरकुलेट की तरफ जाओगे, लीजन कम से कम हो जाएगा, आखिर में जब बिल्कुल ट्यूबरकुलेट आएगा ना जो उस पे, तो वो एक लीजन भी हो सकता है। जितना आप लेप्रोमेटस की तरफ जाएंगे तो लीजन ज्यादा होंगे। अब बीच में मसला ये है कि अब ये इसको बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस में इसलिए कहूंगा कि जब लीजन जो है ना, देखिए इसमें ये कमर पे जो लीजन है, ये एक तो लीजन बहुत ज्यादा है, तो ये अगर मैं यहाँ पे कंफ्यूजन को क्लियर करूं कि ये बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलेट है या बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस है, अगर इन दोनों में मुझे फर्क करना हो तो मैं लेप्रोमेटस की तरफ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लीजन एक बहुत ज्यादा है, जो आगे है वो उसके फ्रंट पे भी है, जो पीछे है, एक तो नंबर ऑफ लीजन ज्यादा है, तो ये लेप्रोमेटस। दूसरी चीज जो है ना, ये लीजन जो है ना कमर पे जो बैकबोन है ना, इसको इन्वॉल्व कर रहा है। बिल्कुल आप ऊपर जाए बैकबोन की, इसको लेप्रेसी पे आपको ये जरूर देखना होता है कि लीजन जो है ये बैकबोन जो वर्टेब्रल कॉलम है, इसके ऊपर जो स्किन है, ये बिल्कुल उसको इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, या ये एक तरफ होगा या दूसरी तरफ होगा, बीच में नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, इसको बीच में भी एक लीजन आ रहा है, तो जब ये मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये मोर ऑफ लेप्रोमेटस। ये आपका एक पॉइंट हो गया। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई ये व्हाई कैन नॉट दिस बी बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड, तो आप बता दें कि बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड इसलिए नहीं कि एक तो नंबर ऑफ लीजन, ठीक है, इतने ज्यादा नहीं है वो, फिर और दूसरा ये कि वो उसके अपने वो है कि जो ड्राई होगा, थोड़ा वेल डिफाइंड होगा ट्यूबरकुलाइड वाला, ऐसा वो तो अपनी जगह पे, लेकिन नंबर ऑफ लीजन एक, और नंबर ऑफ लीजन चूंकि बहुत ज्यादा है, ये बात लेप्रोमेटस की तरफ जाएगी। और दूसरे मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है, मिड लाइन के ऊपर भी आ रहा है, तो दिस थिंग जो है ना, ये लेप्रोमेटस की तरफ जा रहा है, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस। और ये हो सकता है कि सेकेंडरी लेप्रोमेटस से होकर आ गया हो, क्योंकि प्राइमरी से लेप्रोमेटस लेप्रेसी का जो प्राइमरी पोल है ना, वो आगे पीछे कहीं पे नहीं जाएगा, वो मरते दम तक उधर ही रहेगा। और जो सेकेंडरी है ना, वो कभी बॉर्डरलाइन में आएगा, कभी उधर आएगा, कभी। तो हो सकता है पेशेंट कह रहा है कि मुझे पहले पहले मुझे जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी थी, ठीक है ना, तो हो सकता है कि ये पेशेंट जो है डाउनग्रेड हो चुका था, आगे जाके ये लेप्रोमेटस लेप्रेसी के सेकेंडरी पोल को क्रॉस कर चुका था वहां पे, और दोबारा जब आपने इसको ट्रीटमेंट दी तो ये वापस जो है ना ट्यूबरकुलेट की तरफ आया। याद रखें, जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, अगर आपके पास दो पोल हैं, आपका राइट हैंड में ट्यूबरकुलेट पोल है, आपके लेफ्ट हैंड में लेप्रोमेटस का पोल है, और ये एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। तो जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर देंगे मरीज को लेप्रेसी का बीमारी हो गई और आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो वो पोल के जहां पर भी होगा, चाहे वो ट्यूबरकुलेट पर हो या बॉर्डरलाइन, जहां पर भी होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करता जाएगा, डाउनग्रेड इसको कहते हैं, और वो जाएगा लेप्रोमेटस, ये इसका नॉर्मल कोर्स होगा, ठीक है ना। और अगर आपने उसको दवाई दी, आपने उसको ड्रग दी, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, तो वो अपग्रेड होगा, वो ऊपर जाएगा। ऊपर से मुराद ये है कि वो ट्यूबरकुलेट की तरफ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो हो सकता है कि ये लेप्रोमेटस लेप्रेसी, एक मिनट, लेप्रोमेटस लेप्रेसी के सेकेंडरी उसमें था, फेज में था, इसको दवाइयां स्टार्ट हो गई और ये ऊपर आ गया, बॉर्डरलाइन तक आ गया, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये सारे अनस्टेबल हैं। तीन चीजें अनस्टेबल है, एक लेप्रोमेटस लेप्रेसी का जो प्राइमरी है वो, और जो ट्यूबरकुलेट के जो इनिशियल दो हैं, है ना।
लेप्रोमेटस लेप्रेसी का जो वो है ना, उसको पोलर कहते हैं बेसिकली, पोलर एंड सब पोलर, ठीक है ना। तो जो पोलर लेप्रोमेटस लेप्रेसी है वो स्टेबल है, जो सब पोलर है वो अनस्टेबल है, और ट्यूबरकुलेट के स्टेट पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी वो दोनों स्टेबल है, वो आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो ये हो सकता है कि सब पोलर किसे आ गया हो यहाँ पे, तो इसलिए इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की चीजें भी आ रही हैं, और लीजन भी जो है वो एन्युलर है। तो आपने, अगर मैंने, मेरा सवाल था कि आप प्राइमरी और सेकंड, सॉरी प्राइमरी में गलती, ये सॉरी, पोलर एंड सब पोलर, पोलर एंड सब पोलर लेप्रेसी में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सब पोलर में चूंकि वो तो अनस्टेबल है, वो तो आगे भी जाता है पीछे भी आ रहा होता है, तो उस पे आपको इस तरह के ये सासर शेप लीजन, इस तरह के एन्युलर लीजन्स होंगे। ये सेकेंडरी लेप्रोमेटस की निशानी है कि उस पे ये लीजन होंगे, तो आप इसको प्राइमरी नहीं कहोगे। वरना आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई ये तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो प्राइमरी में भी होती है, वो क्यों नहीं है। तो आपने बताना है किस तरह इसमें जो है ना मुझे बॉर्डर लाइन के लीजन नजर आ रहा है, इसलिए मैं इसको सेकेंडरी सेकेंडरी सॉरी सब पोलर इसको कह सकता हूँ, लेकिन प्राइमरी पोलर इसको पोलर लेप्रोमेटस इसको मैं नहीं कह सकता। कंफ्यूजन आपकी थोड़ी सी क्लियर हो गई? ठीक सर। अच्छा, और कोई सवाल है तो पूछें। हम लोग काफी है, आपके बाद डिस्कस करेंगे। नहीं, बाकी लोगों के अगर कोई सवाल है तो वो सर वन क्लिनिकल टेस्ट फॉर सेंसरी एंड मोस्ट मोटर लीथल न्यूरोपैथी लेप्रोसी के कौन सी है? देखिए वो क्वेश्चन जो है ना वो तो हम उधर वो करेंगे, वो तो ग्रुप पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप उसमें पूछें, वो जो क्वेश्चंस आंसर है वो तो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे ना कल। सर पोलर और सबपोलर और प्राइमरी और सेकेंडरी फिर एक ही चीज है? नहीं 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 नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी आपके ट्यूबरकुलेट के लिए यूज होता है ये वर्ड्स, ठीक है। और पोलर और सब पोलर जो है आपको लेप्रोमेटिस के लिए यूज होते हैं ये वर्ड्स, ठीक है ना। लेकिन सर डेफिनेशन एक ही होगी फिर उनकी, यानी सेकेंडरी तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है और सबपोलर भी फ्लक्चुएट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, सेकेंडरी जो है ना, देखो सेकेंडरी कंफ्यूजन, देखो लेप्रोमेटिस लेप्रेसी का प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, वहां पे पोलर एंड सब पोलर होता है। जो ट्यूबरकुलाइड है वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी होता है, लेकिन वो प्राइमरी सेकेंडरी वो जो है वो है फिक्स है, वो ऑन द, वो दोनों जो है ना वो स्टेबल है, वो आगे पीछे नहीं जाएंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी उसको इस तरह डिवाइड किया गया है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी। सर ये वो इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी हो। इनडिटर्मिनेट तो खैर जब आपको मतलब पहला लीजन जो होता है ना वो इनडिटर्मिनेट होता है, वो कुछ अरसे के बाद कहीं ना कहीं डिटर्मिनेट हो ही जाता है, ठीक है ना। वो पहला लीजन जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, जो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या है, उसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। ये तो ऑलरेडी इसके इतने सारे वो आ गए, क्या कहते हैं, सिम्टम्स आ गए बहुत सारे, तो इसको आप इंडिटरमिनेट नहीं कहते। प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो समझ। सर ट्यूबरकुलाइट को हम सेकेंडरी कैसे कह सकते हैं? ट्यूबरकुलाइट में तो कोई भी, वो तो इम्यूनोलॉजिकल स्टेबल स्टेट है एंड नन ऑफ द जो है वो मेंबर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू ट्यूबरकुलाइट, तो वो नहीं नहीं प्राइमरी नहीं तो हो सकता नहीं, नहीं सेकेंडरी नहीं कैसे नहीं, हो सकता है? देखें सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी तो सेकेंडरी जो है ना वो लेप्रोमेटस लेप्रेसी में सब पोलर है। इसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी है वो इस बेसिस पे नहीं है कि ये स्टेबल है अनस्टेबल है, ये ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी है, आप पढ़ लेना, ये ऑन द बेसिस ऑफ उस पे नहीं है। तो आप कह रहे थे ना कि प्राइमरी जो है वो मैंने from गलत, day one नहीं नहीं नहीं, वो लेप्रोमेटिस। मैंने नहीं नहीं, वो मैंने लेप्रोमेटस लेप्रेसी में गलती से प्राइमरी बोला, वो प्राइमरी नहीं है, वो मैं पोलर की बात कर रहा था बेसिकली, ठीक है ना। पोलर की बात कर रहा था कि वो डे वन से उधर ही रहता है, और सब पोलर जो है वो आगे पीछे वो अनस्टेबल होता है, वो आप उसको एडिट करके पोलर और सब पोलर कर देना, ठीक है। सर इन्वर्टेड सॉसर और सॉसर शेप लीजन्स कब होती है और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था भाई, और आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो डिस्कस होगा। यही जो तस्वीर में दिखाई थी ना, ये इन्वर्टेड सासर शेप था कि सर सासर के, इन्वर्टेड सॉसर और पंच्ड आउट रीजन एक ही होंगे या ये डिफरेंट होंगे? हाँ एक ही होंगे वो, ठीक है। अभी देखें डिफरेंट नहीं होंगे, इन्वर्टेड और मल्टी सॉसर और पंच्ड आउट डिफरेंट नहीं होते दोनों? वो आप देख लेना, मुझे बता देना कि उनके एजेस कौन से वाले में उसमें डिफरेंट होते हैं, जिस तरह डॉक्टर जान ने बताया, ये आप ग्रुप पे डिस्कस कर लेना। आखिरी सवाल जी जी, आखिरी सवाल पूछें। सर ये सर एग्जामिनेशन की
इसकी सीक्वेंस क्या होगी इस पेशेंट में, क्योंकि इसको ग्लाव स्टॉकिंग टाइप सेंसरी लॉस भी था। तो पहले हम पेरिफेरल नर्व की एग्जामिनेशन करेंगे या क्रेनियल नर्व की, या फिर सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे? देखिए ये इस पे तो मैं अलग से एक क्लास लूंगा, लेकिन आपको आप जहां से भी आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट करी आपने सारे सिस्टम्स को करने हैं। चाहे आपने पेरिफेरल से स्टार्ट किया, आप अपना एक सीक्वेंस बनाएं कि मैं पहले सेंसरी करूंगा, उसके बाद मैं मोटर करूंगा, उसके बाद क्रेनियल करूंगा। सीक्वेंस में वो नहीं है कि पहले ये करना है वो करना है, बस वो चीज रह न जाए आपने, ठीक है ना, वो चीज रह न जाए। और डॉक्टर बाकी सागर, जी सर ये कंफ्यूजन कर दे क्लियर कि पेशेंट रिएक्शन में था, ये सिर्फ रिवर्सल रिएक्शन था। तो रिवर्सल रिएक्शन ही था ना, हाँ ना, रिवर्सल रिएक्शन ही था। दवाइयाँ वो ले रहा था, दवाइयाँ ले रहा था और अचानक ये चीजें हो गई ना, तो ये इसके सवालात काफी होने चाहिए कि ये क्या एक दफा दवाइयाँ, ये जो आपको हुआ था ये पहले हुआ है कि नहीं, ये इसके रिएक्शन की जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे पूछने चाहिए थे। तो उन्होंने वो पिक नहीं किया। पेशेंट कह रहा था कि मैं डेल्टा कार्टिल ले रहा हूँ, एडमिट हुआ, तो डायग्नोसिस चेंज होनी चाहिए थी। पेशेंट इन रिएक्शन वाला उसका डायग्नोज होना चाहिए, ठीक है ना। टाइप 1 सर इसमें ट्यूबरक्यूलाइट लेप्रोसी क्यों नहीं रखा हमने? ट्यूबरकुलेट लेप्रेसी में इतनी लीजन नहीं होती है इसमें, और उसमें इतनी जनरल जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ना वो लीजन में होती है। इस तरह हाथ और पैरों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसमें नहीं होती। डॉक्टर सादात, लेकिन जो पिक्चर थी उसमें इतनी ज्यादा डिफ्यूज और सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जिस तरह लेप्रोमेटस लेप्रोसी में होती है। और बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइट के फेवर में तीन चीजें जा रही थी कि एसिमेट्रिकल थे, इतने डिफ्यूज लीजन्स नहीं थे, और जो इनके लीजन्स के जो बॉर्डर्स थे दे वर समवट वो इतने रेगुलर नहीं थे, थोड़ा सा इरेगुलर। एक डीटी में भी फिट होता है। नंबर ऑफ लीजन, तो ये इरेगुलर थे ना, नंबर ऑफ तो हमने DL में डाला। देखिए एक तो इसके लीजन मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलेट में क्रॉस नहीं करेगा। और दूसरे इसकी लीजन कमर पे नजर आ रहे हैं, बाकी आगे पीछे नजर नहीं आ रही है। अगर आप सब मिलाएं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये प्रीलेप्रोमेटस में जाएगा। तीसरी बात जो है, इसको जो है ना वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी बता रहा है। एक तो लीजन के ऊपर न्यूरोपैथी है ना, वो नहीं, मैं पेरिफेरल की बात कर रहा हूँ। तो पेरिफेरल तो ट्यूबरकुलेट में वो उसमें फिट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, हाँ, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें मिला के, तो अभी इसको बर्खास्त करते हैं। परसों इंशाल्लाह संडे है, 3 बजे आ जाइएगा। और ईबी पे एक क्लास है बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह। और इसके अलावा लेप्रेसी पे मैं एक अलग से भी पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा किसी दिन इंशाल्लाह, सबको कंपाइल करके, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन ये, ठीक है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, सर। अल्लाह हाफिज।